हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री चैप्टर्स। आज की ये वीडियो ईरान, पाकिस्तान, फ़लस्तीन वेस्ट इसराइल पर होने वाली है। दोस्तों, ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग आजकल की नहीं बल्कि सदियों पुरानी जंग है। इसके अलावा ईरान और इसराइल कभी दोस्त मुल्क हुआ करते थे। आज की वीडियो में यही सब जानने को मिलेगा। पाकिस्तान और इसराइल की पास्ट में हुई कुछ सीक्रेट मीटिंग्स भी। तकरीबन 1000 बीसी में प्रॉफिट दाऊद ने जेरूसलम पर हुकूमत कायम की। उन्होंने एंशियंट इसराइलाइट किंगडम बनाया जिसमें जेरूसलम कैपिटल बना। उनके बाद उनके बेटे प्रॉफिट सुलेमान ने हुकूमत की। एम्पायर का बादशाह जेरूसलम में फर्स्ट टेंपल बनाया। बाद में बेबीलोन नेबुकदनेस्सर ने जेरूसलम पर हमला किया, टेंपल तबाह कर दिया और ज्यूस को निकाल दिया। फिर अशायमेनिड एम्पायर के दौर में ज्यूस वापस आए और उन्होंने आकर दोबारा अपना सेकंड टेंपल बनाया, पर यह टेंपल भी रोमन एम्पायर के जनरल तीतुस ने 70 सीई में तबाह कर दिया। रोमन एम्पायर ने रीजन पर कब्जा कर लिया। 135 एडी में रोमन एम्परर हेड्रियन ने रीजन का नाम फ़लस्तीना रख दिया। यहूदी लोगों को वहां रहने में रोका गया, पर रोमन एम्पायर ने आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो क्रिश्चियन बाइजेंटाइन एम्पायर बन गया। 637 सीई में उमर इब्न अल खत्ताब ने जेरूसलम पर फतह किया। उस वक्त टेंपल का एरिया ज्यादातर खाली और कचरे से भरा हुआ था। 1300 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे। उमर इब्न अल खत्ताब ने वहां एक सिंपल नमाज की जगह बनवाई। बाद में उम्मयद खलीफा अब्द अल मलिक इब्न मरवान और उनके बेटे अल वलीद ने 705 से 715 सीई में अल अक्सा मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनने के बाद जेरूसलम पर मुसलमानों की बहुत देर तक हुकूमत रही। 1099 में यूरोपियन क्रिश्चियन आर्मीज ने क्रूसेड के दौरान जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1187 में मुस्लिम लीडर सलादीन ने बैटल ऑफ हतिन के बाद जेरूसलम वापस ले लिया। जेरूसलम और फ़लस्तीन ओटोमन रूल में रहे। ओटोमन एम्पायर जर्मनी साइड पर था, ब्रिटेन और एलिस दूसरी साइड पर थे। 1917 में ब्रिटिश आर्मी ने जेरूसलम ले लिया। ये इवेंट कहलाता है बैटल ऑफ जेरूसलम और ब्रिटिश जनरल एडमंड एलेनबे ने सिटी में एंट्री की। फिर वार के बाद ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया। ब्रिटेन को फ़लस्तीन का कंट्रोल मिल गया। ब्रिटेन ने पहली वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर से रीजन ले लिया। नवंबर 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेलफोर डिक्लेरेशन जारी की। ब्रिटेन ने ऑफिशियली सपोर्ट किया कि ज्यूश के लिए होमलैंड क्रिएट हो। यहूदी इमिग्रेशन शुरू हुई। फ़लस्तीन में अरब लोकल्स को इस पर टेंशन हुआ। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने फ़लस्तीन रीजन को ब्रिटिश अंडर दिया। ब्रिटेन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और ज्यूस के लिए सेटलमेंट अलाउ करना। 1920 से 30s तक ज्यूश इमिग्रेशन बढ़ी। 1936 से 1939 तक अरब रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ज्यूश इमिग्रेशन। ब्रिटेन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यूस की इमिग्रेशन और भी बढ़ गई। ब्रिटेन ने यूएन को कहा, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप देख लो। यूएन ने 1947 में प्रपोज दिया पार्टीशन प्लान। फ़लस्तीन 2 स्टेट्स में डिवाइड होगा। ज्यूश स्टेट में 55%, अरब स्टेट में 45% एरिया आया। जेरूसलम इंटरनेशनल जोन जो कि ज्यूस ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अरब ने रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से जंग स्टार्ट हुई। इसराइल ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ। पहला प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन। इसके फौरन बाद अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक ने अटैक कर दिया। 1948 अरब इजरायली वार। इसराइल ने सरवाइव किया और अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की। रिजल्ट एंड लेगेसी, बहुत से फ़लस्तीनी अरब्स अपने घर से निकाले गए। तकरीबन 7 लाख, जिसे फ़लस्तीनी जुबान में नकबा कहते हैं, यानी कैटास्ट्रोफ। जेरूसलम डिवाइडेड हुआ। इसराइल ने वेस्ट पार्ट कंट्रोल किया और जॉर्डन ने ईस्ट पार्ट कंट्रोल में रखा। ये प्रोसेस इसराइल के वापस आने का पॉलिटिक और मिलिट्री पाथ था। अब आप सबने सोचा होगा कि बाकी मुल्कों के साथ ईरान क्यों नहीं शामिल हुआ तब उस जंग में, लेकिन उस दौर में ईरान और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे थे। ये पार्ट बहुत लोग नहीं जानते। उस वक्त ईरान में मोहम्मद रज़ा पहलवी शाह ऑफ ईरान हुकूमत करते थे। इस दौर में ईरान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। इसराइल का एम्बेसी तेहरान में था। दोनों कंट्रीज के दरमियान कोऑपरेशन भी था। ईरान इसराइल को ऑयल सप्लाई करता था। इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद ने ईरान की सीक्रेट पुलिस को ट्रेन किया। मिलिट्री कोऑपरेशन 1977 में दोनों कंट्रीज ने सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट फ्लावर। इस प्रोजेक्ट में मिसाइल्स डेवलप हो रहे थे, यानी 1979 तक ईरान और
اسرائیل کے تعلقات اچھے تھے، لیکن سب کچھ بدل گیا۔ 1979 میں ایرانین ریولوشن ہوئی اور نئے لیڈر بنے روح اللہ خمینی۔ شاہ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اسلامک ریپبلک بن گئی۔ اس کے بعد ایران نے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز ختم کر دیے، اسرائیلی ایمبیسی بند کر دی، بلڈنگ فلسطین کو دے دی۔ خمینی نے اسرائیل کو اینمی آف اسلام ڈکلیئر کیا۔ ایران نے فلسطین اور لبنان میں گروپس سپورٹ کرنا شروع کیا، حزب اللہ، حماس۔ اس سے اسرائیل اور ایران کے درمیان پروکسی وار سٹارٹ ہو گئی۔ 2000 کے بعد اسرائیل نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کی کوشش کی۔ ایرانین نیوکلیر سائنٹسٹ اسیسینیشنز، سائبر اٹیکس۔ سب سے فیمس سائبر ویپن اسٹکس نیٹ، یہ ایک بہت ہی ایڈوانس سائبر ویپن تھا جو یو ایس اے اور اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسی نے بنایا تھا۔ اسٹکس نیٹ نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ٹیمپریری طور پر سلو یا ڈسٹریکٹ ضرور کیا، لیکن اسے پرماننٹلی روکنا یا بند کر دینا کامیاب نہیں ہوا، اور تب سے یہ وار آج تک ختم نہ ہو سکی۔ اب بتاتا ہوں پاکستان اور اسرائیل کی ہڈن سٹوری۔ پاکستان نے کبھی اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کیا، لیکن کچھ ایونٹس ہوئے۔ 1973 پاکستانی پائلٹ ستار الوی سیرین سائڈ اسرائیل کے خلاف فائٹ کرنے گئے۔ 1980 اسرائیل کو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا کنسرن تھا۔ سائنٹسٹ عبدالقدیر خان۔ افواہیں تھیں کہ اسرائیل پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ کوہٹا پر اسٹرائک پلان کر رہا تھا۔ 2005 میں پاکستان اور اسرائیل کی استنبول میں پہلی اوپن میٹنگ ہوئی۔ پاکستان سے خورشید محمود قصوری تھے اور اسرائیل سے سلون شالوم تھے۔ غزہ وار کا تو آپ سب جانتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا۔ اسرائیل نے غزہ پر وار سٹارٹ کر دی، اور جب حماس فلسطین فائٹ کرنے کے بعد ہار گئے تو سب سے پہلے ایران نے ان کی مدد کی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ٹینشن بہت بڑھ گئی۔ ریسنٹ رپورٹس میں یو ایس اور اسرائیل نے ایران پر ملٹری اسٹرائک کیے، ریجنل کانفلکٹ اور انٹینس ہو گیا، اور ایک رپورٹ میں یہ بھی کلیم آیا کہ اسٹرائکس میں ایرانین لیڈر آیت اللہ علی خمینی ٹارگٹ ہوئے بلکہ شہید ہو گئے۔ اور اب بھی ایران۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔